हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक। सेकंड वीडियो है आज। सेकंड वीडियो में आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, यूएस गैप और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप एफआई बीकॉम, एफआई बैफ या और भी कोई भी फील्ड के स्टूडेंट्स हो या कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी स्टैंडर्ड को हो, एमकॉम के किसके भी, अगर आप लोग को ये टॉपिक्स है तो आप लोग को बहुत यूज़फुल होगा आपके प्रिपरेशन में, ताकि आप लोग आगे की पढ़ाई क्या कर सकें उसके हिसाब से, मतलब ना इसकी नॉलेज को आप लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में सीखने मिलेंगी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एफआई बीकॉम और बैफ से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे अकाउंटिंग के और ख़ास करके मैथमेटिक्स और जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक होंगे उसके वीडियोस पोस्ट होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैंने पीडीएफ दिखा दिया है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं आप लोग को क्या बोलते हैं, मेरे ऐप की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो लिंक से आप लोग जाके ऐप में आप लोग मुझसे मैसेज करके खुद बात करना है तो बात भी कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमको समझेगा कि हमारा बेस, अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, उसका बेस क्या है, और हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो थ्योरी मत समझिए इसको, प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। मैं बार बार आप लोग को रिपीट करता हूँ, आपकी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। चलिए, तो लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है, सवाल ये उठता है, स्टूडेंट्स पूछेंगे। तो कुछ ऐसा खास स्पेशल चीज़ नहीं है। जो मैंने आप लोग का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताया था, प्रिंसिपल मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, उनको ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। लेकिन ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किसी ना किसी बॉडी की तरफ से, मतलब किसी ना किसी क्या बोलते हैं आप इंस्टीट्यूट्स की तरफ से उसको एनफोर्स किया जाता है, जब मतलब आपके ऊपर लागू किया जाता है कि आप लोग उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसी को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। अब उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो वो हम लोग को देखना है। तो लिखा है देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर दोस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर रिकमेंडेड एनफोर्स बाय एनी अथॉरिटी। जो रिकमेंड की जाती है, एनफोर्स की जाती है। किसी को इंडिया में कौन इन्फोर्स करता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अंडर एनी लॉ सच एज कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट वगैरह वगैरह में सब चीज़ आप लोग को रूल्स को क्या बोलते हैं, जो भी अकाउंटिंग रूल्स थे या प्रिंसिपल्स थे उनको एनफोर्स किया जाता है, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। उसके कुछ बेनिफिट्स दिया है। बेनिफिट्स ये सिंपल सी बात है, अगर आप सब लोग, सारी कंपनी अपने अपने रूल्स फॉलो करने लग जाएंगी, अपने अपने तरीके फॉलो करने लग जाएगी, तो इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को या बाकी लोगों को उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग क्या करें, एक तरह से रूल्स फॉलो करें, ताकि किसी को भी अगर किसी कंपनी के बारे में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ के इन्वेस्ट करना है या डिसीजन लेना है तो वो सबका सेम रहेगा, तो समझ में आएगा। तो इसलिए वो ज़रूरी है। एडिशनल डिस्क्लोजर, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, तो वो आप लोग को डिस्क्लोज करना भी जरूरी है कि मतलब आपने क्या क्या चीज़ें उसमें की। और भी बहुत सारे दिया है, कंपैरिजन करने में आसानी होगी आप लोग को, लिमिटेशंस कुछ दिया है उसके। तो इसका कोई स्पेशल मतलब ना थ्योरी है, आप लोग इसको पढ़िए डिटेल में। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग के लिए ज़रूरी है कि आप लोग उसको डिटेल में अपनी बुक्स में और अच्छे से पढ़ें और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जितना आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे उतना मेरा कोशिश ये है कि आप लोग को एक एडवांस लेवल का, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अकाउंटिंग तक ले जाऊँ। सिर्फ पढ़ के या मतलब ना सिर्फ ऐसा बोल के ख़त्म नहीं कर दूँ, आप लोग को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाऊँ अकाउंटिंग के अंदर, ताकि आप लोग को कुछ अच्छा करने में मदद मिले। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा है देखो, एवोल्यूशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे कैसे इवॉल्व हुए वो आप लोग को बताया गया इसमें। पहले लिखा है देखिए, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। लिखा भी देखिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट मेड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, बड़ी बड़ी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके मेन जो अकाउंटिंग बॉडीज, इंडिया में ICAI है, वैसे हर कंट्रीज में अकाउंटिंग बॉडीज है, तो उन्होंने मिल करके एक बोर्ड बनाया, कमेटी बनाया, जिसका नाम था IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सवाल उठेगा। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सारी दुनिया एक दूसरे से इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, पैसा सब कुछ शेयर कर रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ की कंपनियाँ, इंडियन कंपनियाँ बाहर इन्वेस्ट कर रही है, बाहर की कंपनियाँ इंडिया में, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इंडिया के लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबके अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या बोलते हैं ना अकाउंटिंग के तरीके अलग अलग होंगे, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के मैं समझता हूँ किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आप लोग की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख के समझता हूँ कि ये कंपनी में क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है। तो उसी तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, या उसी तरह से हम लोग चीज़ें समझते हैं, तभी हम लोग को डिसीजन लेने में मदद मिलती है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर सब लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो हम लोग को एक दूसरे के स्टेटमेंट समझने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए इन्होंने मिलकर कमेटी बनाए और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाए, और इससे फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए। पहले उन्होंने IAS बनाया था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे,
फिर उसके बाद आगे चल के अपडेट हुआ, फिर एक IASB बन गया, अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। खाली ये फ़र्क इतना है कि इसका नाम चेंज कर उन्होंने और उसके अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रख दिए। 25 साल बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, ये तो 1973 में हुआ था। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 2000 आई थिंक 2000 में हुआ है, ठीक है। तो उसको 2000 में फॉर्म किया गया। अब इसका नाम इन्होंने यहाँ रख दिया, नाउ नोन एज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये सब कंट्रीज मिलकर आपस में डिसाइड करी और इन्होंने IASB बना दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये सब चीज़ें कैसे कैसे डेवलप हुई ओवर द ईयर्स। चलिए आगे आते हैं। लिखा है यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप लोग के जिसके बारे में लिखा। हाँ, तो आप लोग अगर देखेंगे तो दो मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो मतलब ना इंटरनेशनल पे एक IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और US गैप, US की जो कंपनियां होती हैं US गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, US मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। तो वो आप लोग को भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर ये IASB और FASB, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और यहाँ पे आप लोग का था ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है ना। तो ये आप लोग अगर देखेंगे तो इन लोग का कन्वर्जेंस हुआ, मतलब इन लोग ने क्या करे मिलके अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, मतलब FASB एक्चुअली ज़्यादातर US का था, जो US गैप बोलते हैं हम लोग, IFRS जो बाकी कंट्रीज फॉलो करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज मिलके। तो सब ने इनको दोनों को कन्वर्ज करने की कोशिश की, मतलब दोनों के रूल्स। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि एक तरह से मतलब समानता लाना, इक्वलिटी लाना, सब लोग इक्वल तरीके से फॉलो करेंगे, सब लोग सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, ताकि सबको एक दूसरे के स्टेटमेंट समझने में क्या हो, आसानी हो। तो वो उन्होंने डिसाइड किए थे। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा, USA, UK, कनाडा, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो सब लोगों ने मिलकर उसको बनाया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ASB। अब ASB तो इंडिया की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा देश है तो हमारे बारे में बात जरूर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो ये सेटअप किया था ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। इसके अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, ये लोग ही उसके बारे में रिव्यू करते हैं, ये लोग ही डिसीजन लेते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब जो हम लोग की एक मिनिस्ट्री है सेंट्रल लेवल पे, तो उसके अंदर मतलब उसके अंडर ही ये चीज़ें आती है, ये बोर्ड आते हैं। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग की नॉलेज बढ़े और आप लोग का अकाउंटिंग के इंटरेस्ट बढ़े। इंटरेस्ट जब आप लोग का बढ़ जाएगा ना, मज़ा आने लगेगा आपको, तो फिर पढ़ने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इंटरेस्ट बेस, नॉलेज बेस और क्या बोलते हैं कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें आप लोग को पढ़ाऊँ। सिर्फ ऐसे नहीं कि क्वेश्चन खत्म कर, सारे क्वेश्चन करा दूँ फटाफट और बस खाली बोलूँ हाँ हो गया, तो इस तरह से मेरी पढ़ाई नहीं होगी। मेरी कोशिश है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग को बड़ा चीज़ें समझाऊँ ताकि आप लोग को उसको हमेशा यूज़ हो और आप जब भी आगे चल के अकाउंटिंग फील्ड्स में आगे जाएँ तो आप लोग को बहुत काम आए, और अभी भी काम आएगा बेसिक। और कोशिश ये है कि हर एक को समझाऊँ। चलिए अब आते हैं हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अब क्या किया उन्होंने, जब हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको सिंपल सी बात है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS या US गैप के हिसाब से कन्वर्ज करना था, हम लोग उनके साथ लेके आना, उनके जैसा ही हो जाना चाहिए ना हम लोग का भी, ताकि इंडियन कंपनी में भी लोग बाहर से पैसा क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो जितना भी अगर हम लोग का फॉरेन कैपिटल इंडियन बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा उतना कंट्री को ग्रो करने में क्या होगी, और मदद मिलेगी, जिसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसा भी हम लोग पैसा बाहर से इंडिया में ला सकते हैं, बराबर ना। तो इंडिया में जब पैसा आता है बाहर से आएगा तो सिंपल सी बात है और कंट्री क्या होगी, ग्रो करेगी। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम लोग हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या करते मैच कर ले, ताकि लोगों को समझने में, हमारे रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझने में क्या हो, लोगों को आसानी हो, ताकि उन लोगों को डिफिकल्टी ना हो। तो इसलिए उसको कन्वर्ज किया गया। अब उसमें बहुत सारे बताया गया, बहुत सारी चीज़ें बताया, वो आप लोग को पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो IFRS टोटल 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। वैसे ही हमने भी क्या कर दिया, उसको देखो लिखा है IFRS को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज करने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने भी 101 से लेके 1116 तक कुछ हम लोगों ने क्या बोलते हैं, उसमें भी 16 रूल्स ही हैं, 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसमें IFRS में। हम लोगों ने भी उसके तरफ से ये 16 अडॉप्ट किए हैं। 101 से शुरू होता है और फिनिश होता है 116 पे। अब इसके बारे में अगर आप लोग को डिटेल पढ़ना है क्यों, कौन सा क्या होता है, वो आप लोग देख सकते हैं। पहले बताया कि हमने फर्स्ट टाइम जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किए थे तो कैसा किए थे, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, नॉन करंट एसेट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को इसमें मिलेगी। तो ये आप लोग को पढ़ना है और दिमाग में रखना है, याद रखना है, हल्का सा दिमाग में रखना है, ताकि इसके ऊपर आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली आते हैं। कभी कभार शॉर्ट नोट्स भी आता है, लेकिन अभी आप लोग का बैफ वालों को रहेगा, शायद बीकॉम वाले को शॉर्ट नोट्स वगैरह बहुत कम आएंगे ये बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS से कैसे कन्वर्ज किया गया, तो IAS में टोटल आप लोग देखेंगे तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में टोटल आप लोग के 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक बने आए गए हैं। उसमें तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे कैंसिल हो गए, वो बात अलग है, लेकिन 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं आप लोग को। अभी आप लोग को टोटल
ये साल में बैफ हो, बीकॉम हो, एफआई में आप लोग को 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आप लोग को थोड़ा समझाया गया है। तो उसके बारे में हम लोग को अगला वीडियोस जो मेरे आते रहेंगे उससे जुड़े हुए वीडियो रहेंगे, धीरे धीरे आप लोग को उसके बारे में मैं समझाते रहूँगा ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर होती रहे। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो कोर ग्रुप ऑफ एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके कोर ग्रुप में जो डिसीजन लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में वो लोग क्या बोलते हैं। देखिए अब इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप लोग अगर देखेंगे तो IFRS से उसको मैच करने की कोशिश की। इट वॉज मेड अप ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसमें ICAI के मेंबर रहते हैं, सेबी के मेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर्स होते हैं, सेबी के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं, IRDA के इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे शेयर मार्केट के लिए सेबी है, वैसे इंश्योरेंस के बिजनेस करने वाली कंपनीज के लिए कौन उनको मॉनिटर करता है, IRDA। तो वो भी उसके भी मेंबर्स इसमें होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, CAG जो ऑडिट करती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, खास करके पब्लिक कंपनीज़ की, तो वो उनके भी मेंबर्स इधर अवेलेबल हैं। और फिर आगे पेंशन एंड फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के भी मेंबर्स यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे। और भी बहुत सारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स इस कोर ग्रुप में होते हैं, किसके, MCA के कोर ग्रुप में, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ों ने बताया बेनिफिट्स क्या क्या थे, उसके हम लोग को बताया गया कि इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल IFRS का क्या बोलते कन्वर्ज हो जाएगा, मैच करने लग जाएगा, तो हम लोग को इंटरनेशनली हम लोग को क्या बोलते लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कैपिटल मार्केट मतलब इंडिया में बाहर से पैसा आने लग जाएगा। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि बाहर से अगर पैसा हम लोग लेंगे तो जरूरी नहीं कि इंडिया में क्या बोलते हैं जो आप लोग पैसा ले रहे हैं या क्या बोलते हैं शेयर क्या बोलते हैं पैसा फंड लेके आ रहे हैं उसका कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है बाहर अगर सस्ता मिल रहा है तो। इसके मल्टीपल रिपोर्टिंग, बहुत सारी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। ट्रू वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने कोई चीज़ एक्वायर की है तो उसका आप लोग को ट्रू वैल्यू समझ में आएगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें उसके बेनिफिट्स दिखाए। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ चीज़ें हम लोग को बताया गया है, बराबर है, तो वो हम लोग को देखना है कि वो क्या क्या हम लोग के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। तो उसके बारे में अगर आप लोग को पढ़ना है तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, वो आप लोग को यहाँ पे थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे देखेंगे हम लोग तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग को दिया है कि कौन कौन से अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग को इशू हुए हैं, वो आप लोग को अगर देखना है तो टोटल 40 आप लोग के 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी मैंने 41 बोला था, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वहाँ पे 41 नंबर तक दिया गया आप लोग को। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को 3 टॉपिक्स पढ़ना है आप लोग को ये ईयर में। चैप्टर नंबर 3 जो है आप लोग का डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर है। चैप्टर नंबर 4 जो है आप लोग का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर आप लोग को पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 5 जो है आप लोग का अकाउंटिंग से रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर आप लोग को पढ़ना है। तो ये 5 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, डिटेल में समझना है। अगर आप लोग समझेंगे, सॉरी 5 चैप्टर बोल रहा हूँ, ये 3 चैप्टर है जो थ्योरेटिकल है। आने वाले वीडियोस में अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोग को कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊंगा, उसमें कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बताऊंगा। उसमें आप लोग को समझना पड़ेगा कि वो चीज़ें कैसे, मतलब ना अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को बहुत ईजी रहेगा। उसके कोशिश है कि मेरे 2 से 3 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, 3 या 4 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उसमें डिटेल में सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट से भी समझाऊंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा वीडियोस में बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश ये है कि फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ और कॉन्सेप्चुअली प्रोवाइड करूँ। अब ये 3 चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो थ्योरेटिकल है, लेकिन उसको मैं थोड़ा क्या बोलते हैं एक वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करूँगा। छोटा 2-3 पेज के ही चैप्टर है, थ्योरेटिकल है। हाँ, लेकिन अगला 2 वीडियो सीरीज आएगी, मतलब अभी ये चैप्टर तो खत्म हो गया, अगले वीडियोस में आप लोग को अगले वीडियो से शुरू करूँगा मैं, वो आप लोग का चैप्टर नंबर 2 जो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स है वो आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच।